हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जीके में। तो आज मेरी टेस्ट सीरीज का जो सी टेट दिसंबर में होने वाला है उसका 19वीं टेस्ट सीरीज है, 19वां दिन है। ठीक है, मैंने आपको टारगेट दे रखा है 55 प्लस मैं आपको दिला कर रहूंगा, क्योंकि मैंने सभी के सभी क्वेश्चन जो भी करवाए हैं उनकी आने की संभावना है। मैं उन टॉपिक पर क्वेश्चन करवाऊं जो हर वर्ष पूछे जाते हैं या इस वर्ष भी पूछे जाएंगे, ये मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ उन टॉपिकों पर क्वेश्चन। ठीक है मेरे भाई, चाहे वो हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, सिविक्स हो, सभी प्रॉपर तरीके से मैंने एनालिसिस किए हैं और उनके टॉपिकों को क्लियर करता हूँ। अपने क्वेश्चन देता हूँ टॉपिक से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिखाता हूँ आपसे, ये आए हुए हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिखाता हूँ कि इस टॉपिक पर ये भी आ चुके हैं। ठीक है, और 101% मैं ये कहता हूँ कि इस जो सी टेट दिसंबर 2022 में होगा उसमें भी आने की आशंका है। ठीक है मेरे भाई, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। ध्यानपूर्वक टॉपिक से क्वेश्चन को सभी को क्लियर करता चलूंगा आराम से, और हर रोज मेरी क्लास जो है 5 बजे होगी। प्रॉपर तरीके से हर क्वेश्चन को एनालिसिस करके आपके सामने रखता हूँ। ठीक है ठीक है, मैं 2-4 दिन की इकट्ठी डाल दूंगा जो पीडीएफ होगी प्रॉपर तरीके से क्वेश्चनों की, ये आप देख लेना। ठीक है मेरे भाई, अभी 2-1 दिन में और करवाऊंगा, फिर मैं इकट्ठी डाल दूंगा इसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है आप ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तभी क्वेश्चन क्लियर होंगे, नहीं तो क्वेश्चन नहीं क्लियर होंगे। ठीक है, महाजनपद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें आप। महाजनपद मैंने 16 महाजनपद, उनकी राजधानी, उनके राजवंश, उनके राज्य, सभी प्रॉपर तरीके से मैंने बताए हुए हैं। ठीक है मेरे भाई, थोड़ा सा आज मैं डिस्कस कर दूं, हालांकि इसमें मैंने आंसर दे रखा है। ठीक है, इसका कोई बात नहीं, चलो कर लेते हैं। फिर भी महाजनपद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, जो ठीक लगे उसको ठीक करो, जो गलत है गलत करो। ठीक है, जनपदों के विपरीत महाजनपद के पास कोई राजधानी नहीं थी, क्या यह सत्य है? या फिर महाजनपद के अधीन काम करने वाले जो सैनिकों की नियमित रूप से वेतन दिया जाता था। भाई जब भी तो सैनिक बनेंगे, वेतन नहीं दोगे तो सैनिक क्यों खड़ा होगा? उसका भी तो जीवन पालना, अपनी फैमिली पालनी है। तो यहाँ पर राइट आंसर है, एक अपने खुद पर सोच लो एक। ठीक है, लेकिन जो जनपद के विपरीत महाजनपद के पास कोई राजधानी नहीं, क्या 16 महाजनपद थे उनके पास राजधानी नहीं थी? ये गलत हो जाता है यहाँ पर, तो बी इज द राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। दूसरा ओनली 2 इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, ये आपको प्रॉपर तरीके से बता रखा है मैंने पहले भी, और मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, टेंशन मत लो, इसमें भी बता दूंगा अपने भाइयों को। बात करूं थोड़ी सी पुरानी, कि लगभग 2500 साल पहले कुछ जनपद दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हुआ करते थे। ठीक है, उन्हें महाजनपद के रूप में जाना जाता, जैसे मैंने बताया आपको कि एक जैसे मगध महाजनपद था, उसके आसपास के जितने भी छोटे मोटे थे जनपद, उनको इकट्ठा किया, उनके शासकों को, या फिर युद्ध किए, उनको जीता, फिर एक महाजनपद के रूप में, ठीक है, वो डेवलप हुआ। इस प्रकार से ये कहा लिखा हुआ है और कहा जा रहा है महाजनपद के रूप में। ठीक है मेरे भाई, और मैं बता दूं नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा हुआ है कि अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी थी, ये आपको पता होना चाहिए। इनमें से इनके किले बंदे कर दिए गए। ठीक है, ईंट पत्थर सभी सब प्रॉपर तरीके से चारों तरफ से कवर कर दिए गए, तभी जाकर के महाजनपद कहलाए। ठीक, नए राजा अब सेनाओं को बनाए रखने लगे। ठीक है, सैनिकों को नियमित वेतन का भुगतान किया जाता था, लिखा हुआ है ना, और पूरे वर्ष राजा द्वारा इसे बनाए रखा जाता था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और थोड़ा पॉइंट आउट कर देता हूं अपने भाइयों को कि 16 महाजनपद या 16 राज्य कह लो उनको, जिनका उल्लेख प्राचीन साहित्य और शास्त्रों में मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है किन किन चीजों में, किस इनका उल्लेख किन में मिलता है? साहित्य, और जो प्राचीन साहित्य है और शास्त्र, उनमें प्रॉपर तरीके से 16 महाजनपद के रूप में बताए जाते हैं। ठीक है, और आपको बताना है कि कितने पुराण है, इन कमेंट में मुझे बताना टोटल। मगध लगभग 200 वर्षों से महत्वपूर्ण महाजनपद बन गया था। ठीक है, यह गंगा नदी सबसे बड़ा, तो मगध जो डेवलप हुआ आर्थिक रूप से, सामाजिक व्यापार रूप से, सभी तरीके से, क्योंकि गंगा नदी का मैदान यहाँ था, सोन नदी, दो नदियां होकर के गुजरती थी इस मगध के साम्राज्य से। यह जो ये प्रॉपर तरीके से आपको दिख भी रहा है, मगध, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र भी हुई। और सबसे पहले राजधानी कौन सी थी, इन कमेंट मुझे बताना, मैं बता दूंगा। ठीक है, कई नदियां मगध से होकर बहती थी, जो यातायात, जल आपूर्ति और भूमि की उपजाऊ को बनाने में मदद करती। ठीक है मेरा भाई, सभी पॉइंट क्लियर है। एक ही क्वेश्चन में कितने पॉइंट में क्लियर करवा रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन ही से आए हुए मेरे भाई। ठीक है, सभी को हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखे हैं मैंने। और मैं बता दूं अपने भाइयों को कि इस मगध के 2 शक्तिशाली राजा थे, एक तो बिंबिसार, एक अजातशत्रु।
दोनों को याद कर लेना। ठीक है, बिंबिसार 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद का पहला शासक था, ये आपको पता होनी चाहिए। महापद्मानंद एक और महत्वपूर्ण शासक था, किसका? मगध का। उसने उत्तर पश्चिम भाग तक अपना नियंत्रण बढ़ाया, मतलब प्रॉपर तरीके से राज किया अपने जीवन काल के अंतर्गत। ठीक है, और मैं बता दूं एक दो पॉइंट और बता दूं इससे ही, इन शासकों ने यह सुनिश्चित किया कि वे अन्य सभी जनपदों पर विजय प्राप्त करें। जैसे मैंने बताया उसी प्रकार से एक बड़ा राज्य विस्तार होगा। और मगध की पहले राजधानी जो थी बिहार, जो कि राजगीर, जो कि आज के समय राजगीर है, और जो दूसरी थी पाटलिपुत्र, जो आज के समय में पटना कहलाती है। ये आपको दोनों मेरे भाई पता होने चाहिए, क्योंकि मगध जो साम्राज्य है बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी के सभी पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए आपके सामने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ठीक, बाद के वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के, अब सामाजिक स्थिति पूछ रहा है, के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो वहां के सामाजिक से जो थॉट निकल कर आते हैं कि कैसा समाज था, उसको लेकर बता रहा हूं। महिलाओं को और शूद्रों को दोनों को वेद का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी। क्या ये राइट आंसर है? पुरोहितों ने यह कभी कहा कि ये समूह जन्मों के आधार पर निर्धारित किए गए थे? ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक और दो दोनों ही विचार सत्य हो जाते हैं। मैंने आपको पहले बताया महिला और शूद्रों को केवल पुराणों को पढ़ने दिया जाता था, लेकिन वेद नहीं पढ़ सकते थे। ठीक है मेरे भाई, ये आपको पता होना चाहिए, दिमाग में कनेक्ट हो जाना चाहिए तुरंत, जैसे मैंने पिछली टेस्ट सीरीज में करवाया। मैंने हालांकि क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं ये आप देख लेना। थोड़ा मैं इनके बारे में बता दूं, जो पुरोहित थे, पुरोहितों ने लोगों के चार और समूह में विभाजित कर दिया था, जिन्हें वर्ण कहा जाता था। ठीक है, चार थे, एक तो ब्राह्मण था, फिर दूसरा क्षत्रिय थे, तीसरे आपके शूद्र थे, वैश्य थे, और चौथे आपके शूद्र थे। ठीक है, ब्राह्मण जो कि एक ब्राह्मण ब्राह्मण का कार्य करते थे, और जो शासक हुआ करते वो क्षत्रिय होते थे। तीसरे जो वैश्य थे, वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो फार्मर या मर्चेंट या कार जो क्राफ्ट पीपल जो होते थे, वो लास्ट में रहे शूद्राज या शूद्र, जो अंतिम में है। आपसे पूछ सकता है पहला वर्ण कौन सा, अंतिम वर्ण कौन सा है। ठीक है, तो वो फार्म वर्कर थे और सर्वेंट थे, लेबर का काम करते थे, कौन? शूद्र। ये आप सभी को पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़ना। एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया, मतलब भगवान ने खुद से चुना है दिल्ली के सुल्तान पर, मतलब राजगद्दी पर जो बैठा हुआ था, क्योंकि उसमें मूसा, जो मूसा बोलते हैं ना, मोसेस लिख रहे मूसा तथा सुलेमान जैसे गुण विद्वान थे। अब वे दिल्ली के सुल्तान कौन इनमें थे? सिकंदर लोदी हो कोई, फिरोज शाह तुगलक हो, या बलबन हो, या अलाउद्दीन खिलजी है? तो वो चौथे नंबर पर जो अलाउद्दीन खिलजी है, ये अपने आप को मानता था कि मैं यहाँ पर जो बना, मैं खुद अपने, मतलब कुछ ऐसा आप समझने लगा कि मैं खुद ही भगवान हूँ। ठीक है, और मुझे भगवान ने भेजा है इस पर राज करने के लिए। ठीक है, अपने आप में ऐसे इसमें वो आ गए थे फीचर। तो मैं बता दूं, जो कुव्वत अल इस्लाम में ऐसा लिखा हुआ है, ये आपको पूछ सकता है। ठीक है, जो इंस्क्रिप्शन है, जो उल्लेख हुआ है, ये कुव्वत अल इस्लाम के अंतर्गत लिखा हुआ है, जिसको अलाउद्दीन अपने आप को गॉड कहता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मूसा और सुलेमान, जैसे मैंने अभी बताया हुआ है। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है कुव्वत अल इस्लाम। ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, ज्यादा देर नहीं करते हुए। एक क्वेश्चन जो आया था प्रीवियस ईयर का, कि पृथ्वी जो है अपने एक्स पर घूमती है पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर। तो यहाँ पर सिंपल आंसर है, पृथ्वी अपने एक्स पर जो घूर्णन करती है 24 घंटे में जो घूमेगी, उसकी बात हो रही है। पश्चिम से पूर्व घूमेगी, पूर्व से सभी यहाँ पर आंसर, बहुत से बच्चे पूर्व से पश्चिम लिख देंगे क्योंकि पूर्व से सूरज निकलता है। ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई, जो हमारी पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व घूमती है, ना कि पूर्व से पश्चिम। अच्छा, आपको दो ऐसे कौन से ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की तरफ घूर्णन करते हैं, ये आपको बतानी इन कमेंट में। ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ, इन सभी को सर्च कर लो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, यही से क्वेश्चन होंगे भाई। ठीक है, तो पश्चिम से पूरा अपनी जो पृथ्वी है अपने एक्स पर घूर्णन करती है, घूमती है, उसी के कारण दिन और रात होते हैं, ये आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि सूफी संतों के मकबरों को क्या कहा जाता था? ईदगाह या खानगाह, इबादतगाह, या फिर दरगाह? तो दरगाह इज द राइट आंसर हो जाता है। जो सूफी संत थे उनके मकबरों को दरगाह कहा जाता था। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 2012 में, क्या पता आप क्या टका दे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजा राजेश्वर राय
मंदिर के बारे में आपको क्या सत्य लगता है ये पढ़ो। राजेश्वर मंदिर के बारे में बहुत बताई भाई मैंने। इसका निर्माण चोलों द्वारा किया गया था। ठीक है, राजेश्वर बिल्कुल। मंदिर के वास्तुकार ने मंदिर की दीवार पर अपने नाम की नक्काशी की, बिल्कुल राइट आंसर है। मैंने पहले ही बताया अपने भाइयों, चोलों ने बनाया है। चोल के जो ये मंदिर बनवाया था, इसके अंतर्गत शिव जी की मूर्ति ना कि दुर्गा की मूर्ति। यहाँ पर दो तीसरा नंबर का गलत हो जाता है, तो यहाँ पर 1 एंड सेकंड इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर हो जाता है। ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा इनके बारे में मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा, पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, तंजावुर में किस स्थान पर स्थापित यह मूर्तिकार उत्तम किस्म की मूर्ति और लंबे सजावटी धातु के दीपक बनते थे, ये आपको पता नहीं। अब तंजावुर तुरंत समझ में आ जाएगा, स्वामी मलाई वह स्थान है जहां पर ये मूर्तिकार उत्तम काशी की मूर्ति लंबे सजावटी धातु के दीपक बनते थे। ये ठीक है मेरे भाई, इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। दिमाग से, ठंडे दिमाग से सोचो कि क्या करवा रहा हूं। और जो बच्चा बिल्कुल आज नहीं आया वो भाई पिछली ने पढ़ लेगा ना, तो आज की क्लास प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो मैं थोड़ा तंजावुर के बारे में बता दूं, जो कि चोल की राजधानी थी। ठीक है, और कावेरी नदी के किनारे थी। ये है, मतलब पहले थी, अभी है। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए कौन सी नदी के किनारे। राजा लोग इन मंडपों में अपना दरबार लगाते थे, यहाँ से अपने अधीनस्थों के लिए आदेश जारी करते थे। कौन? ये जो राजा थे। ठीक है, इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। और यहाँ पर जो मैंने अभी पूछा है ना जिस मंदिर के बारे में, राजा राजेश्वर, ये टेम्पल किंग राजाराज चोला ने बनवाया था। किंग राजाराज, कई बार बता रहा हूं, किंग राजाराज। ठीक है मेरे भाई, इंपोर्टेंट है, ये निशान लगा लेना। और राजेश्वर टेम्पल के बारे में बता दो, इसके वास्तुकार हैं कुंजा रामलन राजा राज पेरुच्छाछन। ठीक है मेरे भाई, थोड़ा सा नाम में फ्लेंट बिगड़ गए होगा तो देख लियो। और यहाँ मैसिव शिवालिंगा इज इनसाइड है, ये आपको पता होना चाहिए, मैंने बता दी। ठीक है मेरे भाई, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये मैंने बता दी, स्थापित जो मूर्तिकार ने कांस्य मूर्तियां लंबे सुंदर घंटा धातु के दीप बनाए जाते तंजावुर के अंदर स्वामी मिलाई स्थान पर, ये मैंने पहले ही बता दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिग्राम क्या है? क्या था पहले? मणिग्राम में मंदिर शहर है, व्यापार संघ है, कांस्य की मूर्ति बनाने का प्रयोग तकनीकी है, इनमें से कोई नहीं। तो मणिग्राम जो है व्यापार संघ हुआ करते थे। इसके से एक नंदा देशी था, जैसे एक मिनट नाम बता देता हूँ मैं आपको, दिमाग से निकल जाओ ना। नाना देशी था। दोनों के दोनों प्रॉपर तरीके से एक समय ऐसा था जहां से यहाँ से व्यापार होता था किसकी तरफ? पश्चिम, पूरे पश्चिम की तरफ, जो भी गल्फ की कंट्री है आज के समय में, पूर्व अफ्रीका है। ठीक है, मैंने लिखा हुआ है, ये व्यापार के केंद्र थे बहुत बड़े। और प्रायद्वीप, भीतर दक्षिण पूर्व एशिया, चीन के साथ दूर दूर तक व्यापार करते थे। यहाँ से ये केंद्र सेंटर तक कुल मिला करके। ठीक है, कौन कौन से? मणिग्रामम और नाना देशी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों को याद कर लेना, इंपोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, ज्यादा बात नहीं करते हुए। और मैं थोड़ा सा बता दूं, जो चैटियार थे और जो मारवाड़ी ओसवाल थे, ये ग्रुपिज्म था इनका। ये अपने अपने ट्रेड, ये व्यापार करते थे, इनके नाम चलते थे चैटियार का, मारवाड़ी। जैसे कि गुजरात के ट्रेड, गुजरात के अंदर जो व्यापारी थे हिंदू बनियास थे और मुस्लिम भौरेज थे। ठीक है, वे प्रॉपर तरीके से दूर दूर तक लाल सागर बंदरगाह, फारस की खाड़ी, पूर्व अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, चीन के व्यापार करते थे। ये आपको पता होना चाहिए। इन सभी के नाम पूछे गए क्वेश्चन है, क्रम वाइज पूछ सकता है, यहाँ पर ऑप्शन में डाल सकता है ये कौन कौन से इनमें से व्यापार थे पुराने समय में, इंपोर्टेंट है चौर के समय में। ठीक है मेरे भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से किसने अपनी कीर्तियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरुनाथ की रचनाओं की गुरुमुखी में संकलित किया? ये आपको बताया हुआ है कई बार, गुरु अंगद जी, इंपोर्टेंट है। थर्ड आंसर इज द राइट हो जाता है। ये इनके बारे में मैंने लिखा हुआ है प्रॉपर तरीके से। इसमें जो राइटिंग शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर वार एडेड इन इट, आपको गुरुमुखी दिख रही होगी, प्रॉपर तरीके से आपको पता होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु नानक जी ने, गुरु गोविंद सिंह एज गुरु गोविंद साहिब। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इन 1706 दिस कंप्लीनेशन वाज ऑथराइटेड, जो प्रणमित होती है बाय गुरु तेग बहादुर सन एंड सक्सेसर गुरु गोविंद सिंह एज गुरु ग्रंथ साहिब। इंपोर्टेंट है, ये यहाँ से मिस्टेक नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार से। ठीक है, फाउंडर ऑफ खालसा। ठीक है, अभी मैंने क्वेश्चन भी दिखा रखा है आपको, 2012 में हुआ कि खालसा की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। इंपोर्टेंट है, आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चोल की राजधानी तंजावुर है, ये आपको पता ही होगी, मैंने बता दी है पहले ही। ठीक है, चोल के बारे में थोड़ा मैं बता दूं, कावेरी नदी के पास है, यह पेन्नार और वेल्लार नदी के बीच में स्थित है। तंजौर के प्रारंभिक मध्यकाल चोल राजवंश तक, ये आपको पता होना चाहिए। चोल का राजवंश का जो संस्थापक है वो विजयालय था, ये आपको पता होना चाहिए। उन्होंने उरियर के आसपास के क्षेत्र में शक्ति स्थापित की और मुतैयार सरदारों ने तंजावुर को कब्जा कर लिया था। मैंने ये अपनी क्लास में बताए हुए हैं। ठीक है, विजयालय ने पल्लवों के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। उस समय चोल की राजधानी तंजावुर हुआ करती थी। विजयालय ने तंजावुर शहर में, और हाँ ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है जो मैं लेकर आया, देवी निशुंभा के लिए एक मंदिर बनवाया जो आपके सामने दिख रहा है। किसने बनवाया? विजयालय ने। इंपोर्टेंट है, चोल का संस्थापक था विजयालय। ठीक है, उसने ही साधनी सुदीनी जी का मंदिर बनवाया था। इंपोर्टेंट है सभी चीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चोलों से ही है, ये 2015 में आएगी। चोलो मंदिर के विषय में निम्नलिखित कथनों पर कौन सही है? चोल मंदिर प्राय अपने आसपास विकसित होने वाली केवल ग्रामीण वस्तु का केंद्र बन गए, बिल्कुल गलत है। जनसाधारण द्वारा दी गई भूमि से चोल मंदिर संपन्न हो गए, ये भी गलत है। चोल मंदिर आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे, ये इंपोर्टेंट है। ऐसे ही घुमा फिरा के ये पूछा गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ठीक है, जैसे कि पहले के तो आपका आंसर दे दोगे कि चोल मंदिर धार्मिक सामाजिक एवं संस्कृति जीवन के केंद्र थे। ठीक है, बी जो है, चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की थी, ये आपको बताना है। ए और बी दोनों चाहिए, ए और सही स्पष्टीकरण बी का है। इस प्रकार से क्वेश्चन आए हुए हैं, ये आपको मुझे ये 2019 का क्वेश्चन आपके सामने जो मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, इन कमेंट मुझे बताना अगर आपको चोल क्लियर हो चुका, चोल राजवंश। ठीक है मेरे भाई, इंपोर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सलियार और का एलकर कौन थे? सिंपल है, सुनार, राजमिस्त्री, बुनकर, रावल। ये सी इज द राइट आंसर हो जाता है, बुनकर इज द राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल में सामंत किसे कहा जाता था? सभी को बताया हुआ है मैंने प्रॉपर तरीके से। चोल के काल में जो होते हुआ करते थे सामंत, वो जमींदार थे। ठीक है, इंपोर्टेंट है, यहाँ पर आपसे पूछ सकता है वस्तुकार, किसान या फिर मूर्तिकार, तो जमींदार इज द राइट आंसर हो जाता है। मैंने लिखा है 7वीं शताब्दी तक बड़े जमींदार तथा सेना नायक हुआ करते थे जिन्हें राजा के अधीनस्थ सामंत के रूप में जाना जाता था। पहले दक्कन में राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्यों के अधीन थे, ये भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इंपॉर्टेंट है। टॉपिक को समझना, क्वेश्चन को समझना, सभी चीज ऑप्शन वाइज में समझाऊंगा ए टू जेड। अजमेर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये चौहानों के राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती 15वीं शताब्दी में यहाँ आकर बसे थे। यह मुगलों के अधीन सूबा मुख्यालय बन गया, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बी इज द जो कि गलत हो जाता है, लेकिन ए एक नंबर और तीसरा नंबर वो किस में है? ऑप्शन बी में है। ठीक है, वे दोनों के दोनों सही हो जाते हैं। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती 12वीं शताब्दी में आए थे, ना कि 15वीं शताब्दी में लिखा हुआ है। एक समय तीर्थ स्थल जो आज के समय में बड़े बड़े नगर कहलाते हैं, वाराणसी और तिरुवन्नमलाई तमिलनाडु में, और अजमेर, तीनों तीनों बड़े बड़े तीर्थ स्थल बड़े बड़े नगर बन चुके हैं, आप सभी को पता होगी। बात करूं अजमेर की, राजधानी चौहानों की थी 12वीं शताब्दी के अंतर्गत। और जो मुगल के समय में जब ये अजमेर आया तो वहां पर सूबा मुख्यालय बन चुका था, ये भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जी सेटल्ड हियर इन 12th सेंचुरी, और यहाँ पर पुष्कर लेक पाई जाती है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास के अंतर्गत मेरे भाइयों मैं ये चाहता हूं कि कम क्वेश्चन समझाऊं और तो उन कम क्वेश्चनों में से कई क्वेश्चन निकाल के आपको दूं। ठीक है, क्या पता वहां से क्वेश्चन आपको आपसे पूछ ले। ठीक है, मेरा तो मेन मुद्दा यही है, मेन यही है कि एक ही क्वेश्चन में से 3 से 4 क्वेश्चन करवा दूं अपने भाई है कम से कम समय में, और टॉपिक भी क्लियर, क्वेश्चन भी क्लियर, प्रीवियस ईयर के आए हुए वे भी क्वेश्चन क्लियर, सभी चीज क्लियर। ठीक है, तो विदा लूंगा अपने भाइयों से। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत।